हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूमेरिकल फंडा, योर इजीएस्ट वे टू लर्न न्यूमेरिकल्स। आज हम बात करेंगे EKTU यूनिवर्सिटी के MBA कोर्स की। स्पेशलाइजेशन है मार्केटिंग। सेकेंड ईयर फोर्थ सेम के सब्जेक्ट की हम बात करने जा रहे हैं। मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन में दो सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है सर्विस एंड रिटेल मार्केटिंग, सब्जेक्ट कोड है BMB MK04। यूनिट 1 इस समय मैं कवर कर रही हूँ। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। आज हम पार्ट 2 में देखेंगे कि हम क्या कवर कर रहे हैं। यूनिट 1 का सिलेबस मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था और अपने पॉइंट्स बताए थे कि मैंने कैसे कैटेगराइज किया है इस पर्टिकुलर यूनिट को। 3 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पार्ट 1 में और लास्ट के 3 टॉपिक्स हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आज के पार्ट में हम कवर करेंगे प्रेजेंट मार्केटिंग एनवायरनमेंट, सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स, स्ट्रेटजीज फॉर सर्विसेज मार्केटिंग। First topic is present marketing environment. Present marketing environment refers to the current market conditions and forces that affect marketing activities. Present marketing environment means वो current market conditions and forces जो कि marketing activities को affect करें। मार्केटिंग एक ऐसा वर्ड है जो आइसोलेशन में वर्क नहीं करता है। हम एक पर्टिकुलर सराउंडिंग में काम कर रहे होते हैं, तो जब उस सराउंडिंग की बात हम करते हैं बेटा, तो उस सराउंडिंग में कुछ मार्केट कंडीशंस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो चीज़ों को गवर्न करती हैं। तो सारी वो करेंट मार्केट कंडीशंस एंड फोर्सेस जो कि मार्केटिंग एक्टिविटीज को इफेक्ट करें, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट मार्केटिंग एनवायरनमेंट. It is the combination of both internal and external factors that influence a company's ability to build a strong relationship with customers and effectively satisfy their needs. अब अगर हम बात करें सराउंडिंग की, तो सराउंडिंग में क्या होता है? अपने आसपास इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। तो इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन कंपनी की एबिलिटी को, कंपनी की एबिलिटी किस चीज की? एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना कस्टमर्स के साथ, इस एबिलिटी को जो कि इन्फ्लुएंस करें और इफेक्टिवली कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करें। These factors continuously change and require businesses to adopt their strategies in order to remain competitive and successful in the market. जो मार्केट फैक्टर्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। सबको पता है कि मार्केट हर दिन चेंज होती है। डिफरेंट तरीके के फैक्टर्स नए आ जाते हैं या पुराने चले जाते हैं। मार्केट चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूसली, तो हमें उसके अकॉर्डिंग हमें मीन्स बिजनेसेस को उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए नई स्ट्रेटेजीज, सो दैट वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव रह सके और मार्केट में सक्सेसफुल हो पाए। अगर चेंज होते हुए सिनारियो के साथ आप चेंज नहीं होंगे तो ऑब्वियसली आप क्या हो जाएंगे? आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज होना है, तभी आप कॉम्पिटिटिव रह पाएंगे। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है फिलिप कोटलर ने मार्केटिंग एनवायरनमेंट के लिए। A company's marketing environment includes all the external factors and forces that affect its ability to build and maintain successful relationship with target customer. फिलिप कोटलर कहते हैं कि कंपनी का मार्केटिंग एनवायरनमेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड उन सारी फोर्सेस से मिलकर बना हुआ है जो कि कंपनीज की रिलेशनशिप बनाने की एबिलिटी को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। रिलेशनशिप कैसी? विद द टारगेट कस्टमर्स। अब हम बात करते हैं की फीचर्स ऑफ प्रेजेंट मार्केटिंग एनवायरनमेंट की।
आपको पता है आजकल का सिनेरियो कितना चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग नए कुछ की फीचर्स आ गए हैं मार्केट में। तो फर्स्ट पॉइंट इज डिजिटलाइजेशन। सबको पता है द वर्ड इज डिजिटल नाउ। तो डिजिटलाइजेशन में क्या, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत ग्रो कर रहे हैं, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग टूल्स आ गए हैं, जैसे ऑनलाइन एड्स आप कर सकते हैं, एसईओ खुद से वर्क हो रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। तो मार्केटिंग करने का तरीका बहुत चेंज हो गया है, और वो किस वजह से, बिकॉज वी आर गोइंग डिजिटल। देन कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। हमेशा जो प्रेजेंट मार्केटिंग एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं, उसमें जो अप्रोच होती है वो क्या होती है, कस्टमर सेंट्रिक होती है। फोकस जो है वो प्रोडक्ट से हट के कस्टमर की नीड और उसके सेटिस्फेक्शन पे आ गया है। पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन जरूरी हो गया है। ऑब्वियसली सारे प्रोडक्ट या सारे सर्विसेज में ये नहीं पॉसिबल है, बट कोशिश की जाती है कि एज पर द कस्टमर नीड हम वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। बिकॉज जब हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हर एक पर्टिकुलर कस्टमर को सर्विस अलग चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमको पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन देना होगा। देन की हाई कंपटीशन, बहुत कंपटीशन है मार्केट में, इंटेंस कंपटीशन जिसको आप बोलते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन मार्केट में है। कंपनीज को क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजीज चाहिए। आप खुद को मार्केट में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उस पर आपको फोकस करना ही करना होगा, बिकॉज एक सिंगल मूवमेंट के लिए या सिंगल सर्विस आइडिया के लिए भी बहुत सारी कंपनीज मार्केट में है। देन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स वी आर डूइंग बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब। तो बिजनेसेस जो है वो ग्लोबल मार्केट्स में काम कर रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल कंपटीशन एंड अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर कंपटीशन आ रहा है बाहर से तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है, तो हम ग्लोबल हो रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आजकल बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है। सबसे बड़ा नाम तो एआई का है, आप सबको पता है एआई कितना वर्क कर रहा है। ऑटोमेशन है, डेटा एनालिटिक्स है, और इसकी वजह से क्या है, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ही फास्टर और स्मार्टर हो गई है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से आप देख रहे होंगे ले ऑफ्स बहुत हो रहे हैं। इवन जो लोग अगर हम आईटी कंपनीज की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट हमको थी, अब वो एआई विद इन मिनट्स और विद इन आवर्स काम कर रहा है। तो जितने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमको खुद को चेंज करना पड़ेगा। ये हमारा प्रेजेंट मार्केटिंग एनवायरनमेंट है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं। देन सर्विस ओरिएंटेशन, हम सिर्फ प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं रह सकते, हमें सर्विस ओरिएंटेड भी होना होगा। सर्विस की क्वालिटी कैसी है, कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है, उस पर ध्यान देना होगा, और कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे काम करना होगा। बिकॉज रिलेशनशिप आप मेंटेन करेंगे तभी कस्टमर आपके साथ लॉयल रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि क्यों ज़रूरी है हमें प्रेजेंट मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्टडी करना। हम बात ही क्यों कर रहे हैं प्रेजेंट मार्केटिंग एनवायरनमेंट की, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमें फ्यूचर प्लानिंग में और स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। कस्टमर्स की नीड्स और एक्सपेक्टेशन को हम समझ पाते हैं। मार्केट में क्या ट्रेंड और क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। हम हेल्प हमें मिलती है उस पर्टिकुलर प्रेजेंट मार्केटिंग एनवायरनमेंट को स्टडी करके कि क्या मार्केट में कंपटीशन में है, क्या मेरे कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं, और किस तरीके से हम उनसे अच्छा करके एनवायरनमेंट का एडवांटेज ले सकते हैं। बिकॉज कोई भी नई चीज़ जब आती है तो अगर हम उसको फर्स्ट मूव एडवांटेज जिसको बोला जाता है, जैसे आप देखेंगे जब कोरोना आया था तो एशियन पेंट्स एक कंपनी जो हमेशा पेंट्स के लिए जानी जाती थी, उन्होंने तुरंत अपना सैनिटाइजर मार्केट में वो ले आए। ये तो हो गया प्रोडक्ट का एग्जाम्पल, बट क्योंकि हम कॉम्पिटिटर्स को देख रहे हैं, मार्केट को स्टडी कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। देन इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग इन सर्विस मार्केटिंग, सर्विस डिजाइन और उसको डिलीवरी करने में हमको सपोर्ट मिलता है, बिकॉज हम जान लेते हैं कि कस्टमर क्या चाह रहा है, क्या नई चीजें मार्केट में आ रही है, तो हमें सपोर्ट मिल जाता है। हेल्प्स अचीव कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड बिजनेस ग्रोथ।
जब आप हर एक की पॉइंट पे काम करेंगे कि मेरा कस्टमर क्या चाह रहा है, किस तरीके से मैं अपनी सर्विस को प्रोवाइड करूं, तो ऑब्वियसली इट विल लीड टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन और ऑब्वियसली आपका बिजनेस ग्रो करेगा। Now components and types of present marketing environment, कहीं पे component लिखा होता है, कहीं पे type लिखा होता है, तो दोनों एक ही चीज है। When we are talking about types, so we can categorize the environment into two parts: internal environment and external environment. Internal environment को पहले समझ लेते हैं। Internal environment refers to the factors within the organization that affect its marketing activities. Internal की बात हो रही है, जो कि बिजनेस के विदिन काम कर रहा है। तो जितने भी फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन के विदिन आते हैं और वो हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज को अफेक्ट करते हैं, तो वो बन जाते हैं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट। These factors are under the control of business and can be managed or changed अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ऑब्वियस है बेटा, अगर कोई जो फैक्टर्स बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, तो बिजनेस उसको कंट्रोल भी कर सकता है, उसको मैनेज भी कर सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है, बिकॉज वो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, तो उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज मॉडिफाई किया जा सकता है। अब अगर हम एलिमेंट्स की बात करें कि इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या आते हैं, तो हम हमेशा 5 M's की बात करते हैं: मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल एंड मार्केट्स। ये मेरी चीजें हैं। मेरी मैन पावर क्या है, मैं कितनी कैपिटल मनी लगा रही हूँ, मेरी मशीनरी एसेट्स क्या अवेलेबल है मेरे पास, कितना मटेरियल हमने मंगाया है, कौन कौन सी मार्केट में हम एंट्री कर रहे हैं। तो ये सारे जो है वो आते हैं इंटरनल फैक्टर्स में। It also includes departments like sales, marketing, production and human resources. Because department भी तो business house के होते हैं, तो जितने भी department में हम business को categorize कर लें, वो part होगा internal environment। इंटरनल एनवायरनमेंट भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरह इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है फॉर द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द बिजनेस। Type of environment is external environment. External environment means those factors and forces which are outside of the business. हम बिजनेस के अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, बिजनेस के बाहर की बात कर रहे हैं, और ऐसे फैक्टर्स एंड फोर्सेस जिनको कंपनी भी कंट्रोल नहीं कर सकती, बिकॉज दीज फैक्टर्स आर फ्रॉम द आउटसाइड, उसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज माइक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट मीन्स माइक्रो एनवायरनमेंट वो फैक्टर्स, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूड करता है जिससे बिजनेस जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, और इसको हम टास्क एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। जनरली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, माइक्रो का मतलब होता है नैरो पर्सपेक्टिव। नैरो पर्सपेक्टिव मतलब जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होंगे। एक पर्टिकुलर बिजनेस छोटी यूनिट होगी इंडस्ट्री के कंपैरिजन में, तो जो बिजनेस से रिलेटेड होंगे, बिजनेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, उनको हम बोलेंगे माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट।
तो माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन सी पार्टीज आती हैं, हम ये देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स, कौन कौन से फोर्सेस आते हैं। फर्स्ट, सप्लायर्स वो जो हमको रिसोर्सेज एंड मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। मार्केट इंटरमीडियरीज जो हमको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। पार्टनर्स, बाकी ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारा कौन सा काम देख रही हैं, आइदर इट इज एडवर्टाइजिंग, रिसर्च फर्म्स हो सकती हैं, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, ब्रोकर्स, जिनके साथ मिलके हम बिजनेस कर रहे हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी कंपनी एक साथ रन नहीं कर पाते हैं, हमको बाकी पार्टनर्स की भी जरूरत होती है। देन कस्टमर्स, ये तो हमारा टारगेट ग्रुप ही है जिनको हम पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे होते हैं। कॉम्पिटिटर्स, जो सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में मार्केट में हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। पब्लिक मीन्स एनी ग्रुप ऑफ, आप ऐसे बोल सकते हैं कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कोई भी पर्टिकुलर ऐसी पब्लिक जो हमारी कंपनी में इंटरेस्टेड होगी और वो किसी तरीके से भी हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी को अफेक्ट कर पा रही है। तो सप्लायर्स, मार्केट इंटरमीडियरीज, पार्टनर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, ये सारी कौन सी पार्टीज, ये कौन से फैक्टर्स हैं जिनके साथ बिजनेस डायरेक्टली डील करता है। अब बात करते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट की। मैक्रो एनवायरनमेंट मींस ब्रॉड एनवायरनमेंट। ये उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि पूरी पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, सिर्फ एक बिजनेस की बात यहाँ पे नहीं होती है। तो इसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट लोगों के साथ डील करता है। इसमें हम देखते क्या है, एक्चुअली क्या स्टडी करते हैं, अपनी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पॉपुलेशन का साइज क्या है, डेंसिटी क्या है, लोकेशन क्या है, एज, जेंडर, रेस एंड ऑक्यूपेशन, तो एवरीथिंग अबाउट द पॉपुलेशन। देन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मींस हम उन फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जो कि हमारे कस्टमर की बाइंग पावर और स्पेंडिंग हैबिट्स को अफेक्ट करेगा। जैसे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, इंटरेस्ट रेट क्या है, इन्फ्लेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट सपोर्ट क्या आ रहा है, सब्सिडीज क्या आ रही हैं, और कोई भी ऐसी अदर इकोनॉमिक कंडीशन जो कि हमारे कस्टमर की बाइंग पावर और उसकी स्पेंडिंग हैबिट को इफेक्ट कर रही है। देन फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल मतलब जो हमें दिख रहा हो, तो नेचुरल सराउंडिंग्स की बात हम यहाँ पे करते हैं कि एक बिजनेस जो है वो ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस आइसोलेशन में काम नहीं करता, उसके आसपास कुछ नेचुरल सराउंडिंग होती है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्लाइमेट कंडीशंस क्या है, एनवायरनमेंट चेंजेस क्या आ रहे हैं, वाटर की, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, उस पर्टिकुलर एरिया में नेचुरल डिजास्टर्स कितने हैं, पोल्यूशन का लेवल क्या है, ये सारी चीजें किस पे आती है, फिजिकल एनवायरनमेंट में। फिर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट राइट नाउ, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, एडवांसमेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी के एरिया में क्या हुआ है, जैसे क्या न्यू इनोवेशंस हुए हैं, क्या ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज आ गई हैं मार्केट में, जो टेक्नोलॉजीज आई हैं वो चैलेंजेस या बैरियर्स का काम कर रही हैं या फिर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही हैं। दोनों ही चीजें होती हैं जब कोई नई चीज आती है, तो या तो हम उसको एज अ बैरियर ट्रीट करें कि इससे हमें रुकावट मिलेगी, या उसकी हेल्प लेके हम और अच्छा काम कर सकते हैं, इट विल लाइक अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो दैट इज अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिर बात करते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉज, रूल्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज की, बिकॉज आप जिस भी कंट्री में काम कर रहे होंगे इट विल गवर्न बाय द पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, राइट। तो इसमें आ जाती है हमारी रेगुलेटरी बॉडीज, प्रेशर ग्रुप्स, जो कि हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है कि हम किस तरीके से बिजनेस करें। देन सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, सोशियो एंड कल्चरल। तो सोशल में क्या क्या आ जाता है आपका, आपकी लाइफ स्टाइल है, आपकी वैल्यूज, ट्रेडिशंस, बिलीव्स क्या है, एटीट्यूड क्या है लोगों के। ये जो फैक्टर्स होते हैं ना बेटा, वो एक रीजन से दूसरे रीजन में बिल्कुल अलग होते हैं।
अगर आप इंडिया का ही एग्जांपल लो, सारे स्टेट्स में द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट इज डिफरेंट। तो आप जहाँ जा रहे हैं, आप जिन इंडिविजुअल को डील कर रहे हैं, तो वो किस तरीके के कल्चरल वैल्यूज से आ रहे हैं, उनकी सोसाइटी कैसी है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को कैसे ट्रीट करेंगे और आप किस तरीके से उसको क्रिएट करिए कि ऑब्वियसली जिस पर्टिकुलर एरिया में वो रह रहे हैं उन कस्टमर्स की नीड को आप सेटिस्फाई कर पाए। Now we are going to discuss about current trends in present marketing environment. क्या नया चल रहा है, बहुत शॉर्ट में और बहुत स्पीड में कवर करेंगे बेटा, बिकॉज दीज आर द एग्जाम नोट्स, तो बहुत डिटेल में समझाने का मतलब नहीं है और समय नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट इज, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत यूज करने लगे हैं फॉर मार्केटिंग एंड प्रमोशन। ऑनलाइन शॉपिंग एंड ई कॉमर्स सर्विसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। रोल ऑफ सोशल मीडिया इज देयर। इन्फ्लुएंसर्स को देख के या सोशल मीडिया में जो भी इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, देयर आर मैनी इन्फ्लुएंसर्स आर देयर। तो हम प्रोडक्ट देखते हैं, उनके रिव्यूज देखते हैं, तब हम उसको लेते हैं। एआई एंड ऑटोमेशन आ गया है सर्विस डिलीवरी के लिए भी। कंज्यूमर के जो बिहेवियर है, उनके प्रेफरेंसेस हैं, वो इन्वायरमेंट के साथ साथ चेंज हो रही हैं। हम फोकस ज़्यादा कर रहे हैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सर्विसेज में, जिसको हम ग्रीन मार्केटिंग भी आजकल बोल रहे हैं, बहुत नया टर्म है ग्रीन मार्केटिंग। हम पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की बात कर रहे हैं, बिकॉज द मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज डायनेमिक, वो चेंज होता चला जा रहा है, तो यू हैव टू अडॉप्ट द चेंज और आपको पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज देनी होती हैं। इंटीग्रेट करते हो आप मल्टीपल चैनल्स को, जिसको आप ओमनी चैनल अप्रोच बोलते हैं, व्हेन यू कंबाइन मैनी चैनल्स इन वन। जैसे आप फिजिकल मोड्स भी यूज कर रहे हैं, आप सोशल मोड्स भी यूज कर रहे हैं, आप डिजिटल मोड्स भी यूज कर रहे हैं, एनीथिंग। देन आप डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा एम्फोसिस हो गया है। अगर आप ये चीज़ नहीं दे रहे हैं तो कस्टमर प्रेफर नहीं करेगा आपकी सर्विसेज को। मोबाइल फर्स्ट अप्रोच आ गई है, बिकॉज जो सर्विस एक्सेस एंड डिलीवरी है वो मोबाइल के थ्रू भी हो रही है। जैसे कि आपने देखा होगा, ओला, उबर एंड रैपिडो, दीज आर बाइक एंड कैब सर्विसेज। तो आप फोन से अपने बुक कर लीजिए, आपके पास अवेलेबल है। तो दैट इज अ मोबाइल फर्स्ट अप्रोच। ग्रेटर फोकस हम करने लगे हैं कस्टमर एक्सपीरियंस पे। बहुत ध्यान दिया जाता है कि जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कस्टमर को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि सर्विसेज, पूरी इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, तो वो प्रायोरिटी पे फोकस किया जाता है उस पर। बिल्डिंग कस्टमर ट्रस्ट एंड लॉन्ग टर्म लॉयल्टी, हम क्विक रिस्पॉन्स और फास्ट सर्विसेज को प्रायोरिटी दे रहे हैं इस समय। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ गई है, हम बात कर रहे थे इसकी सोशल मार्केटिंग में ही। तो इन्फ्लुएंसर्स आर देयर, वो आपको बताते हैं क्या खरीदिए, किसकी क्वालिटी अच्छी है नहीं है। देन कंटेंट मार्केटिंग आ गई है, लाइक आई एम प्रोवाइडिंग अ कंटेंट, तो कंटेंट मार्केटिंग आ गई है। ग्रोइंग यूज ऑफ वॉइस सर्च एंड स्मार्ट डिवाइसेस, आपको लाइट खोलने बंद करने के लिए स्विच तक भी नहीं जाना है, यू जस्ट से कि आप लाइट बंद करना है या खोलना है। पॉपुलैरिटी ऑफ सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज, इट इज़ वेरी पॉपुलर इन हॉटस्टार एंड नेटफ्लिक्स। तो एक सब्सक्रिप्शन आपको दे दिया जाता है, उसके बेस पे आपको सर्विसेज मिल रही है। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है। हम पहले एक मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, नाउ विद द हेल्प ऑफ एआई और विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स तुरंत डेटा हमारे पास हमको मिल जाता है और उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। कस्टमर का फीडबैक एंड उनके रिव्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उससे उनका एक्सपीरियंस पता चलता है, तो ये लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो आजकल चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे चैलेंजेस पे। सबसे पहला पॉइंट है इंटेंस मार्केट कंपटीशन है। एक चीज को करने के लिए देयर आर नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द मार्केट। अगर आप कहीं पे भी लैग करेंगे तो ऑब्वियसली दूसरा ग्रो कर जाएगा, तो बहुत इंटेंस कंपटीशन है मार्केट में। बहुत रैपिड चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, इतने कि ईयर बाय ईयर सारी चीज़ें चेंज हो जा रही हैं, तो वो आपको अडॉप्ट करना है।
कस्टमर की प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस भी चेंज हो रही है, बिकॉज मार्केट इतना चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली उनके सोचने का तरीका, उनकी चीज़ों को करने का तरीका भी चेंज होगा। इन्फ्लेशन एंड प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं, ये तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट देयर इज अ राइजिंग इन्फ्लेशन इन द मार्केट। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस इश्यूज है, हर स्टेट के लिए या कंट्री वाइज चीज़ें चेंज हो रही है, नए लॉज आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी आपको देखना है। एथिकल कंसर्न्स, ये हर चीज में आजकल इतना इम्पोर्टेंट है ना बेटा, एवरी कंपनी, एवरी यूनिवर्सिटी, एवरी वन हैज टू फॉलो द एथिकल कंसर्न्स। तो देखना है कि आप उन चीजों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट का फोकस है इस पे। प्रेशर है आपके ऊपर प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को मेंटेन करने का, बिकॉज जैसा हमने बात किया था, इंटेंस कंपटीशन है, आप नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा। बहुत डिफिकल्ट है कस्टमर को रिटेन करके रखना या लॉयल वो रहे इस चीज़ के लिए, बिकॉज प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, हर दूसरे महीने, तीसरे महीने या ईयरली चीज़ों में चेंज हो रहा है, लोग नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो आप कैसे अपने पुराने कस्टमर को रिटेन करके रखेंगे? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टास्क। देन डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, जितने डिजिटल आप हो रहे हैं उसमें डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का कंसर्न आ जाता है। कॉन्टिन्यूस इनोवेशन आपको करते रहना पड़ेगा, आपको देखते रहना पड़ेगा मार्केट क्या चेंज हो रही है, किस तरह से हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज होते रहना पड़ेगा। दैट इज अ कंपल्शन राइट नाउ। उसके बाद सप्लाई चेन एंड ऑपरेशनल डिस्ट्रप्शंस आ रहे हैं, बिकॉज अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो इट विल गिव यू अ ग्लोबल रीच एज वेल, पर क्या आप वहां तक अपना प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर कर पा रहे हैं, कैसे होगा वो, तो उन एस्पेक्ट्स पे भी आपको काम करना है। नेगेटिव इम्पैक्ट सोशल मीडिया का या ऑनलाइन रिव्यू का आ सकता है, बिकॉज हम बहुत ब्लाइंडली इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं या सोशल मीडिया के रिव्यूज को फॉलो कर रहे हैं, तो हर एक पर्सन का पर्सपेक्टिव अलग होता है, उसको वो प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, उसको वो प्रोडक्ट सर्विस समझ में नहीं आई, दे विल गिव नेगेटिव फीडबैक, और उससे जो है देर आर थाउजेंड ऑफ कस्टमर्स आर देयर जो उनको सुन रहे हैं, तो समटाइम्स देर इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट एज वेल। अब हम बात करेंगे, बिकॉज चैलेंजेस हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी होंगी, तो क्या अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में? वाइडर मार्केट रीच है, बिकॉज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं, तो यू कैन सेल योर प्रोडक्ट और सर्विस एनीवेयर। ग्लोबल मार्केटिंग एंड एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज है आपके पास, विद इन अ कंट्री नहीं, आप कंट्री से बाहर भी जा सकते हैं। बेटर कस्टमर टारगेटिंग कर सकते हैं, बिकॉज डेटा है आपके पास, और डेटा एनालिटिक्स तो है ही, तो डेटा को स्टडी करके आप कस्टमर को और फोकसली जो है आप चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्रोथ है ऑनलाइन बिजनेस एंड ई कॉमर्स में। अब ट्रेडिशनल तरीका नहीं है कि आप दुकान में बैठे रहिए, सामान बेचते रहिए, ना यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ ऑनलाइन, तो एक मिनिमम बेस कस्टमर का आपके पास बना रहेगा, आपको कस्टमर ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर फॉर सपोज फूड डिलीवरी की बात करें, तो अगर आपने जोमेटो इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको ये नहीं ढूंढना कि कौन लोग मेरे रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करेंगे, बिकॉज वो कस्टमर बेस आपको जोमेटो दे रहा है। देन कॉस्ट इफेक्टिव प्रमोशंस थ्रू सोशल मीडिया एंड डिजिटल टूल्स। पहले जिस काम के लिए हमें एक पूरी टीम रखनी पड़ती थी, डजन्स ऑफ एम्प्लॉयज हायर करने पड़ते थे, अब वो बहुत आसानी से हो जा रहा है बिकॉज ऑफ द डिजिटल टूल्स। डायरेक्ट कस्टमर एंगेजमेंट एंड फास्टर फीडबैक। आप एनीवे आप व्हाट्सएप से, आप इंस्टा से, आप किसी चीज़ से भी कस्टमर को एंगेज कर सकते हैं और तुरंत वो फीडबैक आपको प्रोवाइड कर देंगे। पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग एंड इम्प्रूव्ड कस्टमर लॉयल्टी। अभी हमने चैलेंजेस में बात की, और करंट ट्रेंड्स में भी हमने ये चीज़ बोली कि हमको पर्सनलाइज्ड चीज़ें देनी हो रही है ना, तो जैसे ही पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग की बात आती है, तो उससे कस्टमर लॉयल्टी भी बनती है, जो उनको चाहिए वो आप प्रोवाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू लॉयल टू योर कंपनी। देन अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, क्योंकि इतना इंटेंस कंपटीशन है, चेंजिंग इन्वायरमेंट है, कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको इनोवेट करना ही करना है, और उस वजह से जो है कस्टमर को लगातार नई चीजें मिल रही है।
Okay, let's discuss the services marketing mix. 7 P's के नाम से ये फेमस है. प्रोडक्ट में आप 4 P's पढ़ते हैं. सर्विसेज मार्केटिंग मिक्स जब हम बात करते हैं तो 7 P's आते हैं. तो फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट. प्रोडक्ट सर्विस है हमारी यहाँ पे. हम क्योंकि प्रोडक्ट मार्केटिंग की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम सर्विस मार्केटिंग की बात कर रहे हैं. तो इट मीन्स द सर्विसेज ऑफर्ड टू कस्टमर्स. हम क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज कोई प्रोडक्ट नहीं है. सर्विसेज हमेशा क्या होती है, इंटेंजिबल होती है. तो सर्विसेज का जो फोकस है वो क्वालिटी पे, उसकी यूजफुलनेस पे और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे होना चाहिए. एग्जाम्पल ले सकते हैं हम सर्विसेज का, जैसे बैंकिंग की सर्विसेज है, हॉस्पिटल सर्विसेज है, एजुकेशन है, होटल सर्विसेज है. तो मैं इन पूरे 7 P's को समझाऊंगी होटल सर्विसेज के बेस पे. तो होटल सर्विस इट इज अ सर्विस बिकॉज आप जाते हैं, रुकते हैं एंड फिर चले आते हैं. आप कोई प्रोडक्ट लेके नहीं आ रहे हैं. तो होटल इज अ फुल सर्विस इंडस्ट्री. तो हम उसका एग्जांपल लेके बात करेंगे. तो सर्विस का मतलब ही हो गया हम कुछ इंटेंजिबल चीजें लोगों को दे रहे हैं जिससे वो सेटिस्फाई हो. तो हमें सर्विसेज पे क्वालिटी, यूजफुलनेस और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे काम करना पड़ता है. देन सेकंड पी इज प्राइस. प्राइस मतलब आप उस पर्टिकुलर सर्विस को देने के लिए क्या अमाउंट चार्ज कर रहे हैं. प्राइस जो है हमेशा फेयर होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए एंड सुटेबल होना चाहिए जो भी टारगेट कस्टमर आपके पास आ रहा है. आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए, एक विलेज में अगर आप कोई होटल ओपन करते हैं तो वहाँ की प्राइसिंग अलग होगी, और मेट्रो सिटीज पे अगर आपका कोई होटल है तो वहाँ की प्राइसिंग अलग होगी. तो इट शुड बी फेयर, सही होनी चाहिए, आसपास के लोगों को देखते होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एंड सुटेबल होनी चाहिए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए. अब ये डिपेंड करता है, प्राइस भी डिपेंड करता है कि आप क्या सर्विस क्वालिटी दे रहे हैं, आपकी ब्रांड इमेज है मार्केट में या नहीं है, डिमांड कितनी है आपकी सर्विसेज की, और कंपटीशन कैसा है मार्केट में. ऑब्वियसली अगर हम बात करें टाटास की, तो टाटा का विवांता चलता है. तो विवांता में आप देखिए कि विवांता में कैसे लोग रुकते हैं. दे आर प्योरली एलाइड ग्रुप्स, हायर प्रोफाइल के लोग हैं, बिकॉज उसके साथ उसकी ब्रांड इमेज जुड़ी हुई है. प्राइजेस बहुत हाई है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर लोअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट. तो वैसे ही अगर कोई लोकल होटल होगा तो वी कैन अफोर्ड 500,000 रुपए में होटल मिल जाता है. तो हमेशा प्राइस किस पे डिपेंड करता है, सर्विस क्वालिटी पे, उसकी ब्रांड इमेज पे, डिमांड पे और कंपटीशन पे. फिर हम बात करेंगे थर्ड पी की, प्लेस. प्लेस मतलब कहाँ और कैसे आप सर्विस को डिलीवर करेंगे, है ना. वेयर एंड हाउ द सर्विस इज डिलीवर्ड. तो सर्विसेज में प्लेस का मतलब होता है सर्विस की लोकेशन, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ब्रांचेस आपकी है या नहीं है, लोगों की कितनी एसेसिबिलिटी है, अगर ऑनलाइन नहीं उनको आना है, फिजिकल आना है तो कैसे आएंगे, कन्वीनियंस कितना है कस्टमर के लिए. होटल की अगर बात करें तो आप डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं. तो अगर आप मसूरी की बात करें, लेट्स से हमने मसूरी की बात की, मसूरी में बहुत सारे होटल्स हैं. जब आप बुक करेंगे तो बहुत ऐसे सारे होटल हैं, दे आर नियर बाय द बस स्टॉप, और कुछ ऐसे होटल्स हैं जो माउंटेन्स पे है. तो एसेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग तो हम, बस स्टॉप वाला हमारे लिए कन्वीनियंट है बिकॉज हम आसानी से बस स्टॉप पे उतरे और हम अपने होटल में चले गए. बट जिस चीज के लिए हम वहां जा रहे हैं, द सराउंडिंग्स, द नेचुरल सराउंडिंग्स, तो अगर हम माउंटेन्स में जाके होटल लेते हैं तो वो क्या होगा, इट विल क्रिएट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, है ना. तो आप कहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, ऑनलाइन आप उस होटल की बुकिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. अगर वो फॉर सपोज आपको बहुत वो होटल समझ में आया, तो वो होटल क्या कहीं और भी है, उसकी ब्रांचेस है या नहीं है. हम बस स्टॉप से उस पर्टिकुलर माउंटेन पे कैसे पहुंचेंगे, कैब फैसिलिटी अवेलेबल है, बस फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, और कितना कन्वीनियंस है कस्टमर के लिए वहां तक पहुंचना. तो ये सारी चीजों से मिला के हमारा क्या बन रहा है, प्लेस बन रहा है. फिर हम बात करते हैं प्रमोशन की. उन सारी एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन जो कि यूज की जाती है कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए और अट्रैक्ट करने के लिए, वो कहलाता है प्रमोशन. हमने प्रमोट किया, हमने बताया कि हम ये सर्विस दे रहे हैं. तो किस तरीके से लोगों को बताओगे और कैसे अट्रैक्ट करोगे.
तो इसके लिए एडवर्टाइजिंग की जाती है, सेल्स प्रमोशन किए जाते हैं, सोशल मीडिया है, पब्लिक रिलेशंस है, पर्सनल सेलिंग भी की जाती है। तो हाउ टू प्रमोट योर पर्टिकुलर होटल, बिकॉज मैंने यहाँ पे एग्जांपल होटल का लिया है। तो होटल्स के लिए तो आजकल बहुत आसान है, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट, होटल की खुद की वेबसाइट होती है, आप वो आईबीबो से देख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट साइट्स जहाँ से आप होटल बुकिंग कर सकते हैं। तो वहां से आप रिव्यूज भी दे सकते हैं और आसानी से आप उसको बुक भी कर सकते हैं। तो इट मीन्स प्रमोशन हो गया, बिकॉज हमारे पास एक ऐप है, उस ऐप में रिव्यू भी है, तो आसानी से जो भी कस्टमर है वो आपके होटल को बुक कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिव्यूज। फिर हम बात करते हैं पीपल की। ये जो ऊपर की चार चीजें हैं वो प्रोडक्ट में भी होती है, पर पीपल से हमारे नए पीस स्टार्ट होते हैं फॉर सर्विसेज। अब पीपल किस लिए जरूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज सर्विस एक ऐसी चीज है, जब तक सर्विस प्रोवाइडर और कस्टमर आमने सामने नहीं होंगे, बहुत मुश्किल होता है सर्विस को प्रोवाइड करना। तो एम्प्लॉय का जो इंटरेक्शन होता है वो कस्टमर के साथ डायरेक्ट होता है। तो उनका बिहेवियर कैसा है, वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपीयरेंस कैसा है, एटीट्यूड कैसा है लोगों को बात करने का, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सर्विस की क्वालिटी को जज किया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग कस्टमर जो होता है वो या तो सेटिस्फाई होता है या तो नहीं होता। अब ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है होटल इंडस्ट्री में। आप जनरली किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, किसी मार्केट में शॉपिंग करने चले जाइए, वहाँ के दुकान वालों का जो अपीयरेंस है, जो उनके बोलने का तरीका है, वो बिल्कुल अलग होगा। और आप किसी होटल में चले जाइए, उनका तरीका बिल्कुल अलग होगा, है ना? तो वो कितने सॉफ्टली वो बात करते हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है, अपीयरेंस, उनकी एक ड्रेस कोड है प्रॉपरली, वो मतलब लाइक वो बहुत हम्बली आपको ग्रीट करते हैं। तो एटीट्यूड कैसा है, तो लोग किस तरीके से आपके कस्टमर्स को डील कर रहे हैं, उससे डिपेंड करेगा कि आपकी सर्विस क्वालिटी कैसी है। देन हम बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस मींस वो स्टेप्स, वो प्रोसीजर्स जो कि सर्विस डिलीवरी के लिए फॉलो किए जाते हैं। तो एक सिंपल, तेज, फास्ट एंड स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए सर्विस डिलीवरी का, जिससे कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो बेटर एंड इम्प्रूव। बिकॉज बहुत लेट आप करेंगे तो उससे भी क्या होगा, इट विल इम्पैक्ट योर इमेज। जैसे होटल में है, होटल में आप गए, आपने फूड ऑर्डर किया, तो समटाइम्स इट विल टेक 5 मिनट्स, समटाइम इट विल टेक 20 मिनट्स, 25 मिनट्स। कस्टमर आपके भूखे बैठे हैं और आप बहुत समय लगा रहे हो चीजें लाने में, और आप लाए भी, तो आपने प्रॉपरली क्या किया, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास पहुंचा, फिर वो वेटर जो लेके आ रहा है उसने कितना टाइम लिया, उसने सर्व कैसे किया। तो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर द स्टेप्स, आप सर्विस डिलीवरी कैसे कर रहे हो। तो उससे जो आपका फीडबैक है वो या तो बनता है या तो बिगड़ता है। देन फिजिकल एविडेंस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल होती है, आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो दिखाने के लिए आपके पास क्या होगा, कुछ विजिबल चीजों से, विजिबल या टेंजिबल चीजों से आपको सर्विस का प्रूफ देना होगा, दैट इज अ फिजिकल एविडेंस। क्योंकि सर्विसेज को जो है कस्टमर टच नहीं कर सकता, अगर टच नहीं कर सकता तो वो जज कैसे करेगा। तो जज कैसे करेगा, एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आपका जो होटल है उसका ऑफिस का डिजाइन कैसा है, कितना क्लीन है, यूनिफॉर्म्स आपके स्टाफ ने कैसी पहनी है, ब्रोशर्स या मेन्यूज कैसे हैं आपके, आपकी वेबसाइट पे क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, आपने जो एम्बियंस बनाया हुआ है वो कैसा है। एक होता है ना कि हम होटल को देखते ही कहते हैं वाओ दैट इज अ 5 स्टार होटल, बिकॉज उसका एम्बियंस भी वैसा ही होता है। तो फिजिकल एविडेंस मतलब कुछ फिजिकल चीजों से आप उस सर्विस को सपोर्ट देते हो, जिससे लोगों को पता चलता है कि हाँ इस सर्विस की क्वालिटी जो होगी वो अच्छी। तो दीज आर द 7 पीस ऑफ सर्विसेज जो कि आपके बिजनेस को हेल्प करता है to plan, deliver and improve their services effectively. It is very, very important to create customer satisfaction and building a strong service brand. क्योंकि एक बार अगर किसी का एक्सपीरियंस खराब हो गया तो फिर वो सही करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके होटल में कोई 50 बार नहीं आता, वो एक बार अगर आया है तो उसका वर्ड ऑफ माउथ वो अपने
20-50 रिलेशनशिप वालों को बताएगा, रिलेटिव्स को बताएगा कि वो पर्टिकुलर होटल में गए थे, बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छी चीजें, आप घूमने जाना तो वहीं जाना, है ना। तो बहुत एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन को क्रिएट करने के लिए, एक ब्रांड इमेज को क्रिएट करने के लिए इन 7 P's का साथ में मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजीज फॉर सर्विसेज मार्केटिंग। स्ट्रेटेजीज में सबसे पहले, बिकॉज आपके सिलेबस में स्पेसिफाई किया गया है, हमको 4 चीजों पे ही बात करनी है: सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग एंड डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी हम सेगमेंटेशन की बात करते हैं। सेगमेंट करने का मतलब होता है टोटल मार्केट को स्मॉल और मीनिंगफुल ग्रुप्स में डिवाइड करना। बिकॉज हमारा जो सर्विस या प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमको देखना होता है कि कौन सा ऐसा टारगेट ग्रुप है जो हमारी पर्टिकुलर सर्विस को यूज करेगा। तो पूरी मार्केट को आप वो चीज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो you have to divide the total market into small and meaningful groups. Each group needs to have a similar needs, preferences and behavior. एक जैसा होगा तभी तो हम उनको वो पर्टिकुलर चीज प्रोवाइड कर पाएंगे। पर सपोज हमने जिम ओपन किया, तो उनकी नीड्स, उनकी प्रेफरेंसेस, बिहेवियर क्या है? नीड क्या है? फिजिकल फिटनेस। हमने जिम खोला, हम किसको अपना टारगेट ग्रुप मानेंगे? इन बिटवीन 18 to 40, वो हमारा मेन टारगेट ग्रुप होगा। तो इसका मतलब जब उनकी नीड, उनके प्रेफरेंसेस और उनका बिहेवियर एक जैसा होगा तब हम उनको एक सेगमेंट में रखेंगे। सर्विसेज की अगर हम बात करें तो सर्विसेज में कस्टमर हमेशा एक जैसा नहीं होता, हर किसी को डिफरेंट सर्विस चाहिए होती। देन अगर जो कस्टमर है वो डिफरेंट है तो उनको डिफरेंट लेवल ऑफ सर्विसेज भी हमको प्रोवाइड करनी होगी। सेगमेंटेशन हमको हेल्प करता है, हमको इन द सेंस कि बिजनेस को हेल्प करता है कस्टमर की नीड्स को और अच्छी तरीके से समझने के लिए। बिकॉज अब हमारे पास एक पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप है जिन पे हमको काम करना है, जिनकी नीड्स को हमको सेटिस्फाई करना है। तो इन शॉर्ट ऐसे समझ लीजिए कि हमने पूरी टोटल मार्केट में से ये देख लिया कि मेरी सर्विस कौन से लोग यूज करेंगे। उन लोगों का एक ग्रुप बना लिया आपने, स्मॉल ग्रुप। अब उनकी जरूरतों को आप देखिए कि उनको क्या 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 चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आप उन पर्टिकुलर लोगों पे फोकस करेंगे और बहुत अच्छे से उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हम सेगमेंटेशन करें ही क्यों? व्हाई सेगमेंटेशन इज डन? फर्स्ट, हमें ये समझना है कि कस्टमर जो है वो अलग अलग होते हैं, तो उनके डिफरेंसेस को समझने के लिए। देन आइडेंटिफाई करने के लिए कि जब कस्टमर्स अलग अलग हैं, उनके ग्रुप्स अलग अलग हैं, तो कौन सा ग्रुप हमारे लिए सबसे प्रॉफिटेबल है। जब हमने ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लिया तो उनके लिए सुटेबल सर्विसेज डिजाइन करने के लिए और जितने भी मार्केटिंग रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनको प्रॉपरली यूज करके पर्टिकुलरली उसी टारगेट ग्रुप को हम मार्केट करेंगे अपना सर्विस। राइट, तो इतनी सारी चीजों के लिए हमको सेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है, क्लियरली हम काम कर पाते हैं। देन इम्पोर्टेंस, कस्टमर को अच्छे से समझने के लिए बेटर सर्विस डिजाइन, बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बेटर मार्केटिंग। एग्जाम्पल अगर हम ले तो एक हॉस्पिटल को हम सेगमेंट कर सकते हैं चिल्ड्रंस, अडल्ट, सीनियर सिटीजन और इमरजेंसी पेशेंट्स में। ये तो आपको भी पता है कि इतने तरीके के डॉक्टर या इतने तरीके की सेगमेंट्स हॉस्पिटल में होते ही होते हैं, है ना। तो हमने सेगमेंट कर लिया, बच्चों अलग कर दिया, अडल्ट अलग कर लिए, सीनियर सिटीजन अलग कर लिए, उनकी ओपीडी चल रही है, एक इमरजेंसी वार्ड बना दिया बिकॉज कोई किसी भी तरीके का पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो उसको टैकल करने के लिए तो हमने स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में अपना डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिया। एक जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये जो स्लाइड है मैंने ली हुई है रिफरल कैंडी ब्लॉक से। तो 4 तरीके से मार्केट को सेगमेंट किया जाता है, बहुत अच्छे इसमें पॉइंट्स हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ज्योग्राफिक के बेस पे, डेमोग्राफिक के बेस पे, फिजियोग्राफिक के बेस पे और बिहेवियरल बेस पे, इन चारों ही चीजों में डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स दिए हुए हैं। इतने तरीके से अपनी मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं।
सेकंड स्ट्रेटेजी इज टारगेटिंग। अब आपने सेगमेंट तो कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में बांट दिया पॉपुलेशन को। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि मैं कौन सा ग्रुप जो है वो चूज करूँ। तो टारगेटिंग मीन्स सिलेक्टिंग वन और मोर सेगमेंट्स टू सर्व। आप एक किसी सेगमेंट को सिलेक्ट करते हो कि हम किस पर्टिकुलर सेगमेंट को सर्व करेंगे। आफ्टर सेगमेंटेशन द कंपनी चूजेस द मोस्ट सुटेबल ग्रुप, बिकॉज यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा ग्रुप है जो आपकी सर्विसेज को ज़्यादा यूज करेगा, आपके लिए कौन सा ग्रुप जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल और सुटेबल रहेगा, तो आप उसको चूज। एक सर्विस बिजनेस में कभी भी आप सारे लोगों को एक तरीके से सर्व नहीं कर सकते हो, बिकॉज कस्टमर्स आर डिफरेंट, सो देयर नीड्स आर ऑल्सो। तो आप क्या करते हो, हर एक कस्टमर को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको सर्व करना होता है। देन टारगेटिंग हेल्प द बिजनेस फोकस ऑन द राइट कस्टमर्स। अब हमने, बिकॉज मैंने तो ग्रुप बहुत सारे बना लिए, जैसे हॉस्पिटल के केस में मैंने बच्चों का बना लिया, अडल्ट्स का बना लिया, सीनियर सिटीजन का बना लिया। नाउ मुझे किस तरीके का हॉस्पिटल रन करना है, मेरे पास कौन से स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स हैं, मुझे उस पर्टिकुलर ग्रुप पे ही फोकस करना पड़ेगा। Then it improves efficiency and reduce unnecessary effort, because आपने एक टारगेट कर लिया है लोगों को कि मुझे इन्हीं पे काम करना है, तो आपकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है, और जो मास पॉपुलेशन पे आप अननेसेसरी एफर्ट करते वो आप नहीं करते हैं। Then again the same question, why we are is going to done the targeting. So you have to focus on the right customers to save time and cost, improve service quality, and to increase profit. Then importance, आपका बिजनेस फोकस क्लियर हो जाता है, किसको सर्व करना है, आप रिसोर्सेज बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज आल्सो हायर when you provide the personalized services to those particular target market. Then stronger market performance. देन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अगर हम ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म को टारगेट कर रहे हैं तो हम एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, हम वर्किंग प्रोफेशनल्स को पढ़ा सकते हैं, हम एग्जाम की प्रिपरेशंस भी करा सकते हैं। तो दीज आर द टारगेट ग्रुप्स। अब इसमें से हमको किसको टारगेट करना है, हमको वो डिसाइड करना होगा, बिकॉज जब हम उसको टारगेट करेंगे तभी हमारी एफिशिएंसी आएगी। मार्केट को टारगेट करने की स्ट्रेटेजीज चार तरीके की होती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं सिर्फ आपको नाम बता देती हूँ। फर्स्ट वन इज अनडिफरेंशिएटेड या मास मार्केटिंग। हम किसी तरीके का टारगेट ग्रुप बनाते ही नहीं हैं, हम सबको एक तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करते हैं और सेगमेंट्स को हम इग्नोर कर देते हैं। ये अभी किया है कैब सर्विसेज ने, वो बच्चे, अडल्ट या किसी तरीके का कैटेगराइजेशन उन्होंने नहीं किया, इट विल प्रोवाइड टू होल मास, सारी पॉपुलेशन को वो कैब बाइक सर्विसेज दे रहे हैं। देन सेकंड वन इज डिफरेंशिएटेड या सेगमेंटेड मार्केटिंग। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप में से हम डिसाइड कर लेते हैं कि कितने डिफरेंट सेवरल ग्रुप्स को हम टारगेट करेंगे, और फिर उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट ऑफर करते हैं अपनी सर्विसेज एज पर देयर नीड्स। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टारगेट ग्रुप्स बना लिए और उनको डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज हम प्रोवाइड करने लगते हैं। देन कॉन्सेंट्रेटेड या निशे मार्केटिंग, हम सिर्फ एक पे या कुछ फ्यू ग्रुप्स पे ही फोकस करते हैं। देन माइक्रो मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग या इंडिविजुअल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग में हम नेबरहुड्स को कैटर करते हैं, सिटीज़ को कैटर करते हैं या स्पेसिफिक स्टोर्स को कैटर करते हैं। इंडिविजुअल मार्केटिंग में हम 1 to 1 पर्सन पे काम करते हैं, जिस पे स्पेशली आपकी नेटवर्किंग काम करती है। तो टारगेटिंग अगर ब्रॉड है तो वो मास को कैटर करेगी, टारगेटिंग अगर नैरो है तो वो वन इंडिविजुअल की तरफ जाएगी। ये सोर्स मैंने लिया है वीडियो से, बहुत अच्छा ये डायग्राम है, यहाँ से आप 4 काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज टारगेटिंग की देख सकते हैं कि हाउ टू टारगेट योर मार्केट।
थर्ड स्ट्रेटेजी इज पोजिशनिंग. अब आपने सेगमेंट कर लिया, टारगेट कर लिया ग्रुप को. नाउ इट्स टाइम फॉर पोजिशनिंग. पोजिशनिंग मीन्स क्रिएटिंग अ क्लियर इमेज ऑफ द सर्विस इन द कस्टमर्स माइंड. उन पर्टिकुलर टारगेट कस्टमर्स के दिमाग में आप एक इमेज क्रिएट करते हो कि किस तरीके से आपकी सर्विस प्रोवाइड होगी, आपकी सर्विस की क्वालिटी क्या होगी. इट शोज हाउ द सर्विस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. किसी भी चीज की इमेज तब बनती है जब वो बाकी चीजों से अलग होता है. जैसे अभी एक अर्बन कंपनी स्टार्ट हुई थी और बहुत जल्दी उसका नाम फेमस हुआ था बिकॉज इट इज़ अ फर्स्ट कंपनी जो कि एसी सर्विसिंग और ये सारी सर्विसिंग का वो घर घर जाके वो काम कर रही है. तो इस तरीके से अभी तक आपको लोकल वेंडर्स को कांटेक्ट करना पड़ता था. नाउ दे आर ऑन ऐप. आप सिर्फ उनको बुला लीजिए, वो सारी सर्विस करके जाएंगे. तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तभी उसका नाम आपको याद हो जाएगा अर्बन कंपनी. Then positioning helps customers remember the service. ब्रांड इमेज का मतलब ही है कि लोग आपको याद रखेंगे आपके नाम से. It also help them understand why they should choose that service. आप आपका एक्सपीरियंस आप कैसा दे रहे हो, आपकी सर्विस की क्वालिटी क्या है. तो उससे एक क्या होता है, एक इमेज या एक रीजन कहीं क्रिएट हो जाता है कि आप क्यों उस पर्टिकुलर सर्विस को यूज करोगे. जैसे अगर मेरा एग्जांपल लीजिए, आई ऑलवेज यूज उबर बिकॉज उबर में जो फेयर है वो कंपैरेटिवली कम है तो ओला से एंड रैपिडो से, पर्टिकुलरली इन बाइक्स. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा सर्विस एक्सपीरियंस है. तो मैं मुझे अगर बुक करनी होती है तो मैं सबसे पहले उबर ओपन करती हूँ. तो आप एक रीजन दीजिए, आप उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करिए कि क्यों वो आपकी सर्विस को चूज करेंगे. देन व्हाई पोजिशनिंग इज डन, क्यों कर रहे हैं हम पोजिशनिंग. पहला रीजन तो हो गया टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज. आपको बनानी ही बनानी है कस्टमर के माइंड में. स्टैंड आउट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स. जब आप खुद को डिफ्रेंशिएट करेंगे बाकी लोगों से तो ऑब्वियसली आप कॉम्पिटिटर्स से कॉम्पीट कर पाएंगे. ट्रस्ट बिल्ड होगा कस्टमर्स में और आपकी सर्विस जो होगी वो मेमोरेबल हो जाएगी. देन इम्पोर्टेंस, सबसे पहली इम्पोर्टेंस तो है स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी. when you create experience, when you create one image, so it should be a strong brand identity. Then better customer preference हो जाता है, competitive advantage मिलता है आपको, long term customer loyalty आपके साथ बनी रहती है. एग्जाम्पल लीजिए, एक होटल को आप पोजीशन कर सकते हो लग्जरी या प्रीमियम होटल दिखा के, लाइक 4 स्टार 5 स्टार होटल्स, 7 स्टार होटल. Then another hotel may position itself as budget friendly and comfortable. तो दोनों का ही सेगमेंट अलग है, दोनों के ही टारगेट मार्केट अलग है और आप पोजीशन दोनों ही तरीके से उसको कर सकते हो. आप किस तरीके से ब्रांड इमेज कस्टमर के माइंड में बनाना चाहते हो. जब हम किसी सर्विस को पोजीशन करते हैं तो उसकी स्ट्रेटेजी के कुछ डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. पहला, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स. देख लीजिए कि उसके आसपास कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज आपकी कंपटीशन में है. डिटरमाइन द परसेप्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स. वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या उनका परसेप्शन है, और उनको इवैल्यूएट करिए कि क्या प्रोसेस उनकी है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं. डिटरमाइन द कॉम्पिटिटर्स पोजिशंस. देन एनालाइज द कस्टमर्स. आपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में सब जान लिया. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कस्टमर बिहेवियर. देन सेलेक्ट द पोजीशन, आपको कहाँ पे खुद को रखना है, एंड देन मॉनिटर द पोजीशन. आप उस पर्टिकुलर चीज को पोजीशन कर पाए हो या नहीं कर पाए हो. ये जो इसका जो सोर्स है वो ownable.com से मैंने लिया है. तो ये सारे स्टेप्स हैं जब हम किसी भी चीज को पोजीशन करने जाते हैं तो हमको देखने होते हैं.
लास्ट स्ट्रेटेजी इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आप खुद को जो है यूनिक दिखाओ कॉम्पिटिटर्स से। डिफरेंशिएट आप कैसे करोगे लोगों से? जब आप अलग दिखोगे। तो सर्विस को यूनिक फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स आपको दिखाना होगा। Then since many services are similar, differentiation becomes very important. क्योंकि अगर आप एग्जांपल लो होटल्स, एक पर्टिकुलर मार्केट में देर आर नंबर ऑफ होटल्स, तो आप खुद को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे या खुद को कैसे अलग दिखाएंगे? डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज होटल के नाम पे सारे होटल्स खुले हुए हैं। अब आपको अपने को अलग दिखाना है, तभी आपका होटल चलेगा। इट गिव्स कस्टमर्स अ रीजन टू चूज वन सर्विस ओवर अनदर। आप खुद को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कोई नई चीज़ उनको लाके देंगे, तभी लोग बाकी चीज़ों को छोड़ के आपको चूज। अगर वो 2 होटल छोड़ के आपके होटल में आ रहे हैं, तो वाई? तो वो डिफरेंशिएशन आपको देना होगा। डिफरेंशिएशन कैन बी डन थ्रू क्वालिटी, स्पीड, डिजाइन, स्टाफ बिहेवियर और कस्टमर सपोर्ट। आप क्वालिटी के बेस पे, स्पीड के बेस पे, डिजाइन कुछ अलग कर दीजिए, स्टाफ को ट्रेन करिए, उनका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, कस्टमर सपोर्ट दीजिए। आप कुछ भी एक नया फीचर अगर डाल देंगे अपनी सर्विस में, तो ये आपको हेल्प करेगा खुद को डिफरेंशिएट करने में मार्केट में। Then why differentiation is done? किया जा रहा है? Create uniqueness, attract customers, compete better in the market, increase customer loyalty. Importance क्या है इसकी? अगर आप खुद को अलग दिखाते हैं तो आपको competitive advantage मिल जाता है, कस्टमर अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता है, बिकॉज आपने कुछ ऐसा अलग दे दिया जिससे वो बड़ा सेटिस्फाई हो गया। कि होटल का एग्जांपल ले लेते हैं। होटल में अगर मैंने स्विमिंग पूल दे दिया, तो बहुत आसान है उनके लिए, वो पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, वो स्विमिंग पूल में शो ऑफ करते हैं। तो आपने कुछ अलग दे दिया तो दे गेट सेटिस्फाइड। स्ट्रॉन्गर मार्केट पोजीशन, आपकी मार्केट पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, बिकॉज कस्टमर्स आर नाउ चूज योर पर्टिकुलर होटल, राइट? एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक रेस्टोरेंट अपने को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकता है, बिकॉज रेस्टोरेंट तो बहुत सारे होते हैं मार्केट में। तो रेस्टोरेंट खुद को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकता है? फास्ट सर्विस दे सकता है, स्पेशल एम्बियंस रख सकता है। आप जाते हैं देखते हैं, तो अगर किसी ने किसी अलग तरीके से अपना रेस्टोरेंट बनाया तो आपको बड़ा डिफरेंट लगता है। इसीलिए तो हम जाते हैं, खाना तो हम कहीं भी खा सकते हैं, पर हम अलग अलग रेस्टोरेंट्स में क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ द एम्बियंस। यूनिक मेन्यू, कुछ अलग अगर आप दे दीजिए मेन्यू में, तो ज़रूर ट्राई करेंगे लोग उसको कि ये क्या चीज़ है। फ्रेंडली स्टाफ आपका होना चाहिए। जितना सॉफ्ट स्पोकन, जितना बिहेवियरली गुड स्टाफ आपका होगा, उतना ही आपके कस्टमर्स को अच्छे से डील कर पाएगा। तो इट विल ऑल्सो डिफ्रेंशिएट योर पर्टिकुलर रेस्टोरेंट फ्रॉम द अदर्स। नाउ अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी की, तो 7 स्टेप होते हैं इसमें। पहला, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं बिजनेस की सिचुएशन को, कि आपकी फर्म क्या फेस कर रही है। पहली चीज़ तो ये देखिए कि जहाँ आप काम करने जा रहे हैं वहाँ पे आपकी बिजनेस जो है वो क्या क्या चीज़ें फेस करेगी। देन आप रिसर्च करिए और समझने की कोशिश करिए कि आपका जो टारगेट सेगमेंट है वो किस तरीके का है। देन अपनी जो फर्म है उसको पोजीशन करिए। फिर आप डिफाइन करिए और रिफाइन करिए। पहले तो आपको बताना होगा कि आप क्या सर्विसेज देंगे, और फिर रिफाइन करिए, मतलब अपने टारगेट ऑडियंस को देखते हुए उन सर्विसेज को दीजिए। देन आइडेंटिफाई करिए मार्केटिंग टेक्निक्स को जो कि आप यूज करने वाले हैं। फिर आइडेंटिफाई करिए उन न्यू टूल्स, स्किल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो आपको जिनकी जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज वही आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे फ्रॉम द अदर्स। देन डॉक्यूमेंट योर ऑपरेशनल एंड बजट। जब सारी चीज़ें आपने सोच ली, नाउ यू हैव टू मेंटेन द शेड्यूल और अपना बजट डिसाइड कर लीजिए कि ये सारा काम कितने में हो जाएगा। इन स्टेप्स के थ्रू आप खुद को डिफ्रेंशिएट बहुत आसानी से कर सकते हैं। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डिफ्रेंशिएशन आप यूनिकनेस के ही बेस पे कर सकते हैं। तो बेटा आई होप यूनिट 1 आपकी क्लियर हो गई हो। बाकी मैं कोशिश करूंगी बाकी यूनिट्स भी बनाने की, तो कीप वॉचिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।